नमस्कार मित्रों, मैं बलराम कुशवाहा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का नमस्कार करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए आज की बात MP टास्क मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर अथॉरिटी ऑटोमेटिक सिस्टम। आज हम बात करेंगे हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन की, जो हमारे मध्य प्रदेश में SC ST और कॉलेज में OBC वाले भी सभी के लिए हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन अनिवार्य हो जाता है। और इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो स्कॉलरशिप के लिए मिलता है। अब आजकल तो इसमें नेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी OTR अपडेट करने का ऑप्शन आ गया है और साथ में अपार ID का भी जोड़ने का ऑप्शन आ गया, जिससे अपार ID से आप ABC ID और अपार ID दोनों ही बोलते हैं। जो जिसको उचित लगता है वो है अपार ID या ABC ID बोलता है। तो इसमें होता क्या है, अपार ID जुड़ने से ये हो जाता है कि वाकई में आप किस कक्षा में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। एक चीज़ तो वो हो जाती है अध्ययनरत हो या नहीं हो, और दूसरा ना जो OTR अपडेट होता है वो नेशनल स्कॉलरशिप जो होती है उससे रिलेटिव हो जाता है। अब हम बात करते हैं हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन बनने में आने वाली दिक्कत की। तो इसमें सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आवश्यक हो जाते हैं हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन बनवाने के लिए। सर्वप्रथम आपके पास आपका समग्र ID होना चाहिए, जिसका ऑलरेडी eKYC हुआ हो। उसके बाद आपके पास डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका नंबर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर RS से स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। और उसके बाद में आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड वाला। वैलिड बोले तो 3 साल के लिए रहता है इनकम सर्टिफिकेट, वो भी डिजिटल वाला RS नंबर से स्टार्ट होता है वो भी। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए, ईमेल ID भी रहना चाहिए। ईमेल ID ऑप्शनल है लेकिन मोबाइल नंबर अनिवार्य है। मोबाइल नंबर आपके पास आधार से लिंक, समग्र ID से लिंक वाला होना चाहिए। आगे हम बात करें, इसमें जो समस्या आ रही है लगातार देखने में आ रही है, मैं भी MP ऑनलाइन और CSC का कार्य करता हूँ। मेरी MP ऑनलाइन CSC की शॉप है और जो मुझे समस्या आ रही मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अन्य लोगों को भी समस्याएं बहुत आती है, बहुत कमेंट भी मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी मिल जाती है स्टूडेंट के माध्यम से। और क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 15 गाँव के स्टूडेंट जो हैं वो लगभग हमसे संपर्क करते हैं, तो ये समस्या जो देखने को आ रही है और मिल रही है उसके विषय में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बहुत से लोगों से भैया मैं यही कहूँगा कि हाथ जोड़ के निवेदन है, स्टूडेंट को आप परेशान ना करें। उनकी समग्र ID की जब KYC हो जाए तो उनका अप्रूवल जो है उनको जल्द से जल्द दे दें। और कोई अगर चाह रहा है कि व्यक्तिगत समग्र ID में आपसे मोबाइल नंबर लगवाना, तो उसको झुझकारें नहीं, ना चिल्ला चोट ना करें। आप अच्छे से काम करेंगे, मर्यादा में रहकर तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान है। उनकी बेइज्जती ना करें, उनसे आप शब्द ना बोलें, बस यही मेरा निवेदन है। बाकी अन्य लोगों से तो आप इस कड़ी में जुड़े हुए सभी लोग और स्टूडेंट विशेषकर और उनके पेरेंट, मम्मी पापा, भाई बहन, मेरी बात ध्यान से सुने। आज का वीडियो बहुत ही काम का होने वाला, बहुत उपयोगी है। अब जो समस्या आ रही है हम उस पर बात करते हैं, बाकी बात तो चलती रहेगी। जैसे ही हम किसी भी हितग्राही का पंजीयन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है अकाउंट नहीं है, नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करें। इस ऑप्शन पे जैसे ही हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह से दिशा निर्देश हमारे सामने आ जाते हैं। दिशा निर्देश पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करें, अगर वक्त है तो पढ़ लें। एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा फिर वो याद भी हो जाएगा कि हाँ ये बात है। आप इसमें आप जाएंगे तो ये कंजेंट है, कंजेंट बोले तो सहमति है, और सहमति वाले ऑप्शन पर सही का निशान लगा के आगे बढ़ जाएं। और यहाँ व्यक्ति की 9 अंक की जब हम समग्र ID डालते हैं तो जो समस्या बन रही है देखने को, तो काफ़ी लोगों के साथ समस्या आ रही है, इसलिए इस बात को शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को भी इस समस्या का निदान मिल जाए। अब यहाँ जैसे ही हमने 9 अंक की समग्र ID डाली तो एक मैसेज आने लगता है कि भाई आपकी समग्र ID में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है। ऐसा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाइप का आ जाता है। जब इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको करना क्या है, मैंने पहले भी कहा कि पहले तो समग्र ID की eKYC रहना चाहिए। और समग्र ID आधार कार्ड से जब लिंक रहेगी तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड में
वो समग्र आईडी में हो जाएगी और मोबाइल नंबर जो आपका पास में चालू है वो आपके पास में उसमें समग्र आईडी में लग जाएगा। अब जब यहाँ हमने केवाईसी करने के बाद जब 9 अंक की समग्र आईडी 9 डिजिट की समग्र आईडी यहाँ फिलअप की, उसके बाद आगे बढ़े, ओटीपी प्राप्त किया और ओटीपी के बाद अब आगे बढ़े, तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ शो होने लगती है। अब डेट ऑफ बर्थ आप ये मान के चलिए कि जो समग्र आईडी और जो आधार कार्ड में वो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने शो हो गई है, और अभी आपने हाल में मान के चलो कभी महीना भर 15 दिन या कभी अभी नई हाल में आपने ई केवाईसी कराई है। अब जब आपने ई केवाईसी कराई है, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है ना, उसका जैसे ही आप उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो जैसे ही आप फिलअप करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें बनने की डेट, तो उसमें देखने को ये आ रहा है कई बार कि डेट ऑफ बर्थ कुछ और है जाति प्रमाण पत्र में, समग्र आईडी में कुछ और शो हो रही थी पहले। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसका निदान क्या है, कैसे मतलब भाई परेशान भी ना हो, जल्दी से समस्या का हल हो जाए। तो लिए क्या करेंगे, आपने समग्र आईडी की केवाईसी तो हाल में कराई अभी फ़िलहाल में ही, लेकिन आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल 2 साल 6 साल 5 साल पहले का बना हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं गलत डेट ऑफ बर्थ कहेंगे, क्योंकि वो पहले कुछ भी जो भी थी डेट ऑफ बर्थ वो आ गई है समग्र आईडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो समग्र आईडी की डेट ऑफ बर्थ उसमें उठाता है। तो सबसे पहले फिर आप क्या करें कि केवाईसी आपकी करवाने के बाद समग्र आईडी की और आधार कार्ड अपडेट वाला लेके और पुराना जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटो काफ़ी अन्य दस्तावेजों के साथ फ़ोटो सहित आप उपस्थित हो जाएं, लोक सेवा केंद्र चले जाएं, और लोक सेवा केंद्र में आपका जो जाति प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ की समस्या आ रही है उसके लिए करेक्शन के लिए फॉर्म भरें, ना कि नए के लिए। नया नहीं बनवाना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम सही लिखा है, बस डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, तो करेक्शन के लिए आवेदन फॉर्म भरें। 3 दिन के लगभग मतलब हो जाता है, कम से कम 3 दिन में हो ही जाता है जहाँ तक है। तो 3 दिन में जैसे ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाए तो उसके बाद आप देखेंगे, आप हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए जाएंगे तो आपका प्रोफाइल वही कास्ट सर्टिफिकेट नंबर और बनने की डेट भी वही पुरानी वाली आप जैसे फिलअप करेंगे, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ में सुधार हो जाएगा और आपका आसानी से हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन बन जाएगा। हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे उसमें लास्ट में आपका वैलिड इनकम सर्टिफिकेट 3 साल के लिए होता है, इसलिए वैलिड कह रहे हैं। वैलिड सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर और बनने की डेट डालेंगे इनकम सर्टिफिकेट की जाती, और इसके बाद में फिर आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे। उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जो PR से स्टार्ट होगा, हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक, उसको आप लिख के रख लें, उसका स्क्रीनशॉट रख लें, और एक आपके पास अस्थायी पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल पर। तो आप लॉगिन हो जाएं। लॉगिन होने के लिए आपको वापस मैं बताता हूं आना पड़ेगा, यहाँ यूज़र आईडी जहाँ लिखा है यहाँ आप लॉगिन होंगे, अस्थायी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, लॉगिन करेंगे। फिर अंदर जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे उसके बाद आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल में जाकर आप इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अस्थायी पासवर्ड डाल के जो भी आपका नाम है, जैसा कि किसी का नाम रंजन है तो रंजन @ 1 2 3 4 5 6 करके आप पासवर्ड नया आपके हिसाब से बना सकते हैं। और जब ये बन जाए, लॉगिन हो जाए, तो आप चाहो तो इसमें एक चीज़ और है, आप OTR अपडेट कर सकते हो। इसमें OTR के लिए ऑप्शन आया जो नेशनल स्कॉलरशिप के लिए NSP पोर्टल से बनता है ना OTR, वो अपडेट हो जाएगा। आपकी अपार ID साथ में ही अपडेट हो जाएगी, ABC ID। इसमें लगने का ये फ़ायदा है कि नेशनल स्कॉलरशिप से रिलेटिव होता है OTR, तो वो अपडेट हो जाएगा। और ABC ID जिससे हम अपार ID बोलते हैं स्कूल कॉलेज में, अपार ID अपडेट हो जाएगी। जब दोनों चीज़ अपडेट हो जाएगी तो ये इसमें क्या है, कन्फर्म रहेगा कि हाँ वर्तमान में किस कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो अपार ID भी ज़रूरी है। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।